हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं 19 मार्च के न्यूज़पेपर में कौन से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसका पीडीएफ ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है, तो आप उसको डाउनलोड करके इसको बारीकी से पढ़ लीजिएगा। तो मैं इसमें आपको लगभग 9 टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और इस डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी टॉपिक है वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कैसे रेलेवेंट है, इंक्लूडिंग प्री एंड मेंस। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। तो इसमें आपको फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसमें से आप कोई भी एक कोर्स चुन सकते हैं। इसी के साथ मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, इसके तहत आपके जितने भी डाउट है वो सारे डाउट कैटर किए जाएंगे। ओके, आप एंडलेस अपना डाउट पूछ सकते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। इसी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको डिफरेंट बुक्स के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप फाउंडेशनल लर्निंग लेते हैं उसके लिए हम आपको हर जीएस सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक स्टडी मटेरियल देंगे, और वो जो स्टडी मटेरियल होगा उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें समेटी जाएंगी। उसी के उपरांत ये जो भी स्टडी मटेरियल होगा ये आपके एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा और क्लासेस दी जाएंगी। जो भी क्लासेस होगा वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ जो ऑफलाइन एस्पिरेंट्स है वो हमारे इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी को भी एक्सेस कर पाएंगे। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी हमारे लोकल में स्टूडेंट्स हैं जोरहाट रीजन में, वो कोर्स को परचेस किए बिना ही लाइब्रेरी फैसिलिटी को भी परचेस कर सकते हैं। तो इसमें जो भी एस्पिरेंट्स एडवांस लेवल में हैं, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा माहौल चाहिए, तो आप हमारे लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी एस्पिरेंट्स सिर्फ लाइब्रेरी को एक्सेस करेंगे उनको लाइब्रेरी एक्सेस के साथ ही डाउट क्लियर भी कर दिया जाएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो वो हमारे मेंटोर से अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। फर्दर एडमिशन एंड अदर डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क 6002417488 नंबर में। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो ब्रिक्स प्लस यूनिट, इज इट अ ब्रिज टू फार। तो अभी ये जो आर्टिकल है स्पेशली आपके ब्रिक्स जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में डिस्कस करता है। और जो भी ब्रिक्स नेशन है उन्होंने ब्रिक्स के तहत कौन से डिफरेंट इनिशिएटिव लिए हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और कैसे डी डॉलराइजेशन में ध्यान दिया जा रहा है। तो जो भी डॉलर का डोमिनेंस है या फिर जो भी डॉलर रिलेटेड पेमेंट सिस्टम का जो डोमिनेंस है, जैसे जो स्विफ्ट सिस्टम है जो इंटरनेशनल पेमेंट को इंश्योर करता है, तो उसका ऑल्टरनेटिव ब्रिक्स डेवलप करना चाह रहा है ताकि इंटरनेशनल जो पेमेंट्स है अमोंग डिफरेंट नेशन उनको सेटल किया जा सके विदाउट रिलाइंग ऑन वेस्टर्न सिस्टम। तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि डी वेस्टर्नाइजेशन किया जा रहा है। वेस्टर्न जो डोमिनेंस है इकोनॉमी में, स्पेशली डॉलर का डोमिनेंस, उसको हटाने की या फिर उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो भी उभरते हुए देश ब्रिक्स में है वो क्या कर सके, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक ऑटोनॉमी हासिल कर सके इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में। तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी ये ओवरऑल क्या है, डी डॉलराइजेशन या फिर डी वेस्टर्नाइजेशन के रिगार्डिंग मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो भी ब्रिक्स ने फैसला लिया है, जैसे ब्रिक्स ब्रिज है, ब्रिक्स क्लियर है, एम ब्रिज है, तो ये सभी क्या कर रही है, जो पेमेंट होता है इंटरनेशनल लेवल में उसको आपका वेस्टर्न डोमिनेंस हटाना चाह रही है। तो ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ओके, तो इसमें आपका ये आर्टिकल हमने हिस्टोरिकल ओरिजिन
को भी इसमें दिखाया है कि कैसे जो डॉलर का हेजिमोनी है वो स्टार्ट हो गया था फ्रॉम ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट। तो ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट 1944 में साइन हुआ था। इसी के तहत क्या हुआ था, आपका आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक फॉर्म हुआ था और जो यूएस का डॉलर है उसको वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी की तरह सेटल कर दिया गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो निक्सन शॉक है 1971 में, उसने क्या किया, आपका जो यूएस का डॉलर था वो जो गोल्ड बैक था उसको हटा दिया गया और डॉलर को प्योरली फियाट बेस्ड करेंसी बना दिया गया। उसके बाद आपका पेट्रो डॉलर सिस्टम आया 1974 में। तो जिसमें क्या किया गया, जो सऊदी अरबिया जो ऑयल एक्सपोर्टर है तो वो क्या करेगी, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट के तहत जो भी ऑयल एक्सपोर्ट करेंगी उसका जो भी उनको पैसा या जो भी प्राइस वो रिसीव करेंगे वो डॉलर में रिसीव करेंगे। तो ये फर्दर क्या है, डॉलर को स्ट्रेंथन कर दिया गया। तो अभी जो भी देश एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव करना चाहती है तो उनको क्या करना होगा, आपका डॉलर में डील करना होगा। ओके, तो इससे क्या है, डॉलर का डोमिनेंस बढ़ेगा और जो लोकल करेंसी है या फिर जो कंट्री की खुद की फियाट करेंसी है उसका जो वैल्यू है डॉलर के सामने हमेशा नीचे रहेगा। ओके, फिर क्या अल्टरनेटिव राइज हुआ, जो यूरोपियन यूनियन है वो अपना एक सिंगल करेंसी लेके आई, यूरो। फिर चाइना का जब राइज हुआ 2000 में, उसके बाद पेट्रो युआन डील हुआ। तो अभी चाइना 18 के बाद ये अटेम्प्ट कर रही है टू सेटल ऑयल ट्रेड्स इन रेनमिनबी। तो रेनमिनबी क्या है, आपका चाइना का करेंसी है। फिर आपका डिजिटल करेंसी आ गया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है। फिर आपका ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ जिसमें ब्रिक्स ने ऐड किया आपका सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, वेनेजुएला, इंडोनेशिया। तो देख सकते हैं ये जो भी नेशन है ये ऑयल रिच नेशन है जिनके पास बहुत सारा ऑयल रिसोर्सेस है। तो अभी जब ब्रिक्स अपने आप को एक्सपैंड कर रही है तो इसके पीछे का ये भी एक उद्देश्य है कि जो आपका डॉलराइजेशन है उसको डी डॉलराइज किया जाए और डिफरेंट नेशन के बीच जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है उसको लोकल करेंसी में किया जा सके या फिर डॉलर का एक अल्टरनेटिव निकाला जा सके। तो अभी स्पेशली डी डॉलराइजेशन के बारे में प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में पूछने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा रहती है। प्लस आपका ब्रिक्स में जो एक्सपेंशन हुआ है और ब्रिक्स ने जो भी डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे ब्रिक्स ब्रिज लिया है, ब्रिक्स क्लियर लिया है, एम ब्रिज लिया है, इनके बारे में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, प्लस आपका जो भी एक्सपेंशन हुआ है इसमें जो भी नेशंस आए हैं इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका क्या करेगा, अभी कतर को भी डाल देगा। तो आपको ये क्या है, कतर डालने से ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इनको ये जो भी नेशन है जो जिनको शामिल किया गया है ब्रिक्स प्लस में, उनको आपको ध्यान रखना है। ओके, पहले तो ये आपका सिर्फ ब्रिक था, फिर ब्रिक्स बना, फिर एक्सपैंड होके सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट ऐसे देशों ने इसमें योगदान किया। ओके, बाकी इसमें जो भी एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है सभी चीज़ें आपके ब्रिक्स ब्रिज क्या है 2025 में लॉन्च किया गया, ब्रिक्स क्लियर क्या है। ओके, फिर आपका ब्रिक्स यूनिट क्या है। तो ब्रिक्स यूनिट प्रपोज्ड है, अभी तक ये बना नहीं है, ये बनने वाला है। ओके, जिसमें क्या किया जाएगा, आपका न्यू रिजर्व करेंसी बैक्ड की जाएंगी, 40% गोल्ड रहेगा, 60% लोकल करेंसीज रहेंगी ताकि लोकल करेंसी का जो प्रचलन है वो बढ़ाया जा सके इंटरनेशनल ट्रेड में एमोंग दी ब्रिक्स नेशन। ओके, तो चैलेंज क्या है आपके, व्हाई इज़ दिस यूएसए कंसर्न। तो यूएसए क्यों कंसर्न होगा, क्योंकि अगर आपका अल्टरनेटिव सिस्टम डेवलप होता है तो यूएस का डोमिनेंस हटेगा और यूएस नहीं चाहेगी कि वो अपना डोमिनेंस कम करे। तो इसके लिए वो डिफरेंट नेशंस को थ्रेट करेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को थ्रेट करेंगी। ओके, तो ये तो चलते रहेगा, लेकिन बाकी जो टॉपिक है, जो थीम है वो समझना ज़रूरी रहेगा हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। बाकी इसमें ध्यान रखिएगा मॉडल क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है जो आ सकता है इन फ्यूचर। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस में, हाउ डज द ब्रिक्स प्लस फाइनेंशियल सिस्टम चैलेंज द यूएस डॉलर, डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया।
तो इसमें आपको सिर्फ ये मॉडल दिखाया गया है। ओके, ये पूरा मतलब इससे थोड़ा आपको ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको ओवरऑल एक आइडिया अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट, आपके प्रीवियस ईयर कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? तो स्विफ्ट सिस्टम के बारे में पूछा गया था, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम है, जिससे रशिया को बाहर कर दिया गया था बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। फिर आपका हाउ डज डी डॉलराइजेशन इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स में। फिर चाइनाज डिजिटल युआन क्या है, वो भी पूछा जा चुका है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं आईएमएफ के, वो भी पूछा जा चुका है। फिर आपका हाउ डज द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर इम्पैक्ट इंडियाज इकोनॉमी, ये भी पूछा जा चुका है। तो इसमें डॉलर को इंडियन इकोनॉमिक से कनेक्ट करके पूछा है। फिर आपका डिस्कस द स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ब्रिक्स इन शेपिंग अ न्यू फाइनेंशियल ऑर्डर, तो कैसे ब्रिक्स न्यू फाइनेंशियल ऑर्डर सेटअप कर रही है। तो जो भी अभी चेंजेस आपको दिखाए गए हैं ना, तो वो आपको इसमें लिखना ज़रूरी रहेगा। ओके, फिर एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिक्स फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स ऑन ग्लोबल ट्रेड स्टेबिलिटी। तो ग्लोबल ट्रेड स्टेबिलिटी में ब्रिक्स का जो फाइनेंशियल इनिशिएटिव है वो कैसे स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा, क्योंकि ब्रिक्स में जो भी नेशन है ना, ये राइजिंग नेशंस है, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है। जैसे ब्राज़ील हो गया आपका साउथ अमेरिका से, रशिया हो गया एशिया से, इंडिया हो गया एशिया से, फिर आपका चाइना हो गया एशिया से, फिर साउथ अफ्रीका हो गया आपका अफ्रीकन कंटिनेंट से। तो ये सभी उभरते हुए इकोनॉमीज है। तो ये इकोनॉमी क्या कर सकते हैं, जो मल्टीलैटरलिज्म है आपके डिप्लोमेसी में हो या फिर इकोनॉमी में हो या फिर क्लाइमेट पॉलिसीज़ में हो, वो इंश्योर करेंगे। जो मल्टीलैटरलिज्म है उसका इंश्योर ब्रिक्स के द्वारा क्या किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द ओशन फ्रंट। तो इंडियन ओशन रीजन कैसे इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें अभी इंडियन ओशन का एंशिएंट समय में क्या सिग्निफिकेंस रहा है, फिर आपके कॉलोनियल समय पे क्या सिग्निफिकेंस रहा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय इंडिया का इंडो पैसिफिक रीजन को लेके क्या विजन रहा है, कैसे हम अपना मैरीटाइम सिक्योरिटी इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते आए हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ओवरऑल इंडियन ओशन रीजन को लेके आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें इंडिया का क्या स्ट्रैटेजी रहा है अपना देश का सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, ग्रोथ इंश्योर करने के लिए, इस जो रीजन है इंडियन ओशन रीजन, उसमें कैसे हम म्यूचुअली बेनिफिट हो सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, फिर IOR है, इंडियन ओशन आपका रिम एसोसिएशन, फिर इसी के साथ आपका क्वाड भी है। ओके, उसी के साथ आपका अभी जो सागर है उसका एक नया विजन आया है 2025 में, महासागर विजन। ओके, और इसी के साथ आप मॉरिशस के साथ हम कैसे रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, पर्टिकुलरली डिफरेंट नेशंस के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं जो इंडियन ओशन रीजन में है, जैसे मालदीव्स, श्रीलंका। ओके, और फिर आपका मॉरिशस, क्योंकि इन देशों में चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता दिखाई दे रहा है अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। तो ये सभी चीज़ें हमें समझनी जरूरी रहती है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में भी ये सभी क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो जो भी चीज़ें अभी आपको बताई, इसके अलावा भी भारतमाला प्रोजेक्ट लिया जा रहा है पोर्ट डेवलप के लिए, फिर सिक्योरिटी इन्हांसमेंट के लिए, तो ये सभी चीज़ें भी आप समझ सकते हैं। सागर इनिशिएटिव, IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ओके, तो इंडिया इसका पार्ट है। तो ये जो भी एसोसिएशंस है ना, इसमें कौन कौन से देश है, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। और ओवरऑल आपको क्वाड के ऊपर, सागर के ऊपर, महासागर के ऊपर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इन जनरल क्वेश्चन भी पूछी जा सकती है। क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस रहता है इंडियन ओशन रीजन का, जो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स है लगभग 80%, वो पास होता है थ्रू इंडियन ओशन। ओके, फिर ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, फिशरीज, मिनरल एक्सप्लोरेशन, डीप सी माइनिंग, फिर रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, तो ये सभी चीज़ों में हमें क्या करना है, लेवरेज लेना है। ओके, शिपिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसके लिए सागरमाला प्रोजेक्ट लिया गया है। ओके, चाइना का जो आपका चाइना के तरफ से जो चैलेंज है BRI का, क्योंकि अभी चाइना क्या कर रही है, जिबूती जो ईस्ट अफ्रीकन नेशन है उसमें अपना बेस बना रही है, फिर मालदीव्स में, फिर आपके
श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो लीज़ में ले लिया है फॉर 99 ईयर्स। फिर आपका पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसमें भी पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो डेवलप कर रहे हैं। तो इनका हमें काउंटर मेजर लेना बहुत ज़रूरी है। तो इंडियन ओशन रीजन स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो इसमें हमारा क्या पॉलिसी है वो जानना बहुत ज़रूरी रहता है। और आप इसमें देख सकते हैं पास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो व्हाट इज़ ब्लू इकोनॉमी, सागर पॉलिसी के बारे में मेंस में भी पूछा जा चुका है, प्री में भी पूछा जा चुका है। फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में भी पूछा जा चुका है। ओके। फिर इसमें डायमंड नेकलेस का भी इंडिया का जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो भी आपको जानना ज़रूरी रहता है। फिर ब्लू इकोनॉमी क्या है, हाउ कैन इट हेल्प इंडियाज़ ग्रोथ, आप देख सकते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। ओके। डिस्कस द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन फॉर इंडिया, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियाज़ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो इसके लिए इंडिया कैसे क्या स्टेप्स ले रहा है। तो कुछ भी क्वेश्चन आपको इंडियन ओशन रीजन से पूछ लिया जा सकता है। ओके। तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है ट्रस्ट एंड पनिशमेंट। तो इसमें आपका हमारा जो भी लीगल सिस्टम है उसको हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें आप एक जो कॉलोनियल हैंगओवर है वो देख सकते हैं, जिसके वजह से क्या है बहुत सारी लॉ है और ये लॉ क्या कर रही है डिफरेंट एस्पेक्ट में क्रिमिनलाइजेशन कर रही है, वो चाहे आपका सोशल एस्पेक्ट हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों का जो लॉ है, जो लीगल सिस्टम है उससे ट्रस्ट हट रहा है, लोग डर रहे हैं आपके डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने से। स्पेशली आपके बिजनेसेस के सेक्टर में आप देख सकते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन किए जाने की वजह से आपका जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई है जन विश्वास। तो जन विश्वास का जो फेज़ 1 है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। उसमें जो भी आपके ओल्ड लॉ है उनको ओवरहॉल कर दिया गया है। ओके। जो भी आपके बेकार से लॉ है जो आज के समय पे आज के मॉडर्न इकोनॉमी को या फिर मॉडर्न सोसाइटी को सपोर्ट नहीं करते हैं उनको हटाया गया है। तो इसके साथ अभी जन विश्वास 2 आने वाला है और उसके बाद 3 भी आने वाला है। तो अभी क्या करना है, जो लॉ है उसमें ईज़ लाना ज़रूरी है, बेकार का क्रिमिनलाइजेशन को दूर करना ज़रूरी है। तो इसमें अभी आपको क्या करना है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी इसका देखना है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको समझना है कि हमारे देश में जो भी लीगल रिफॉर्म्स है वो कैसे आए हैं। तो एंशियन एंड मेडिएवल इंडिया में आप क्या देखते हैं, ड्यूरिंग एंशियन समय आप धर्म बेस्ड जस्टिस देखते हैं, जिसमें मनुस्मृति, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, फिर धर्मशास्त्र, इनको देखते हैं जो फोकस करता है ड्यूटीज़ एंड मॉरल ऑर्डर में। और मुगल पीरियड में आप देख सकते हैं कि इस्लामिक जूरिस्पोंडेंस चल रहा था, जिसमें शरिया लॉ को फॉलो किया जा रहा था अलॉन्ग साइड ट्रेडिशनल हिंदू लॉ। फिर कॉलोनियल एरा में जब ब्रिटिश लीगल सिस्टम आया 1773 से, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पहला लॉ था, और लास्ट लॉ था इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो उस समय में इस समय के दौरान आपके जो भी हमारा लीगल स्ट्रक्चर है उसको कोडिफाई कर दिया गया, लिख दिया गया। और उसमें कौन कौन से लॉ आए, आईपीसी आया 1860, सीआरपीसी आया 1861, इंडियन एविडेंस एक्ट आया 1872। और अभी के समय में उनको क्या किया गया है, रिफॉर्म कर दिया गया है। ओके। जैसे आईपीसी के जगह भारतीय न्याय संहिता आया है, फिर आपके सीआरपीसी के जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है, फिर आपका एविडेंस एक्ट के जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है। तो इन चीज़ों को आपको देखना होगा। और फिर हमारा जो लॉ कमीशन है, तो फर्स्ट लॉ कमीशन कब आया, 1955 को आया। तो लॉ कमीशन का काम क्या है, ये गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस देती है। तो ये जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है उसी के अंडर एक क्या है, कमीशन है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो सीधा सीधा क्या है, प्रीलिम्स में लॉ कमीशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। ओके। नेक्स्ट आपका फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव क्या है, ध्यान रखिएगा ये जो भी पर्सपेक्टिव हम आपको बता रहे हैं इन जनरली क्या है, आप कहीं भी पढ़े तो ये पर्सपेक्टिव्स नहीं दी जाती है, लेकिन हम आपको क्यों ये पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, ताकि आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ सके। क्योंकि जो यूपीएससी है या फिर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें जो लेवल है धीरे धीरे हाई होते जा रहा है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव पूछे जा रहे हैं। तो आपको कोई भी पर्सपेक्टिव आपका मिस ना हो, आप चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझ पाए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपको दे रहे हैं। तो अभी फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव देखें, यूटिलिटेरियनिज्म का पर्सपेक्टिव जो है, जो दिया गया था बाय जेरेमी बेंथम।
तो जेरेमी बेंथम क्या कहते थे कि आपका मैक्सिमम हैप्पीनेस आना चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैक्सिमम हैप्पीनेस के लिए क्या है, जो भी लॉ है वो लोगों का हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए, ना कि सैडनेस को मैक्सिमाइज़ करे। तो आज के समय पे जो लॉ है उससे क्या है, हैप्पीनेस कम सैडनेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो हैप्पीनेस आने के लिए, सोशल वेलफेयर आने के लिए क्या है, लॉ को हमें इस तरीके से आपका उनको बनाना पड़ेगा या ओवरहॉल करना पड़ेगा कि वो सोसाइटी में क्या करे, मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस दे सके। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसा कुछ बात कहा था जेरेमी बेंथम ने। फिर हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसमें हमें रेट्रीब्यूशन में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, जो एक बदले की भावना होती है कि किसी का आपका किसी क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया है तो उसको सीधा सूली पे चढ़ा देना, ये रेट्रीब्यूटिव जस्टिस को दर्शाता है। और रिफॉर्मेटिव जस्टिस क्या कहता है कि पनिशमेंट की जगह रिहैबिलिटेशन को फोकस करना चाहिए। ओके, तो एकदम ही हीनियस क्राइम है तो उसमें तो रेट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन बाकी जो भी क्राइम है जिसमें रिफॉर्म किया जा सकता है तो उसमें हमें रिफॉर्म को लेना पड़ेगा। ओके, फिर रूल ऑफ लॉ के बारे में कहा गया है भाई ए बी डाइसी। तो इन्होंने क्या कहा है, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि जो लॉ है वो जस्ट होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके, फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी उन्होंने प्रैक्टिकल एंड रैशनल लॉ के बारे में कहा था कि जो पनिशमेंट आप देते हो वो पनिशमेंट क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू क्राइम होना चाहिए, ओवर पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। ओके, तो जन विश्वास बिल क्या करना चाह रहा है, आपका लीगल रिफॉर्म्स लाना चाह रहा है, जिससे आपके उससे क्या होगा, बेटर सोशियो इकोनॉमिक आउटकम देखने को मिलेंगे। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है और इसका जो भी पॉसिबल कनेक्शन हम लगा सकते हैं इसमें दिखाया गया है, और प्लस एक क्वेश्चन भी आपका इसमें दिया गया है। ओके, इंडियाज एक्सेसिव क्रिमिनलाइजेशन हैज़ लेड टू इनइफिशियंसी इन द जुडिशियल सिस्टम। तो एक्सेसिव क्रिमिनलाइजेशन होने की वजह से छोटी छोटी बातों में लोगों को जेल जाना पड़ता है, और जो जुडिशरी है उसमें ट्रायल भी नहीं हो पाता है। उससे क्या होता है, आपका जो अंडर ट्रायल्स है उसका बर्डन बढ़ता है। तो आपको पता ही है, जो एनसीआरबी का डेटा है उसके हिसाब से 70% जो जेल में बंद है वो अंडर ट्रायल्स है। अभी तक ये साबित ही नहीं हो पाया है कि वो क्रिमिनल है भी या नहीं। ओके, फिर आपका जो 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है, वो क्यों पेंडिंग है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव क्रिमिनलाइजेशन। तो इन चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 ने डेटा भेजा है कि वाटर का आइस जो है वो इजीली फाइंड किया जा सक रहा है मून में। तो पहले ये बिलीफ था कि मून में वाटर है भी या नहीं, लेकिन अभी जो भी मिशन स्टार्ट किए गए हैं बाय इंडिया एंड अदर डिफरेंट स्पेस एजेंसीज, जैसे यूएसए हो गया या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया या फिर जाक्सा हो गया या फिर रशिया हो गया, तो ये जो भी फाइंडिंग्स कर रहे हैं, तो इसमें अभी चंद्रयान 3 का क्या फाइंडिंग है कि उन्होंने वाटर आइस को खोज निकाला है आपके मून में। तो पहले ये बिलीफ था कि आपका ये फाइंड करना ईजियर नहीं है। तो अभी इसमें जो भी वाटर फाइंडिंग हुआ है इससे क्या बेनिफिट होगा, ये आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, मैं इधर आपको समझाऊंगा स्पेशली कि ये तो डिफरेंट मिशन है, ये आप देख लीजिएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, फिर ये जो क्वेश्चन है, ओके ये वाला, तो इसमें आपको देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट नहीं बनना है जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक है उसमें, क्योंकि क्वेश्चन इन जनरल पूछा जाएगा। तो वाटर आइस ऑन द मून इज़ अ गेम चेंजर फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, डिस्कस इट्स स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। तो इसका क्या स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस रहेगा उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस में क्या है, फ्यूल फॉर इंटरप्लानेटरी मिशन। तो डिफरेंट जो इंटरप्लानेटरी मिशन होते हैं उसमें सहूलियत आएगी। फिर सपोर्ट फॉर परमानेंट मून बेस, तो मून में रहने के लिए जो प्लान किया जा रहा है, तो एक आर्टिमिस मिशन करके मिशन है यूएसए के नासा का, तो उसमें डिफरेंट नेशंस जुड़ रहे हैं कि कैसे मून में आपका परमानेंट हैबिटेशन को इंश्योर किया जा सकता है।
तो उसमें आपने देखा था ना, काऊ पी सीड भी स्प्राउट किया गया था। तो अभी रहने के लिए हमें क्या चाहिए? खाना, पानी और हवा चाहिए। तो अभी उसमें खाने को भी उगाया जा सकता है कि नहीं, वो टेस्ट किया गया, जिसमें काऊ पी सीड्स को उगाया गया। फिर आपका परमानेंट मून बेस बनाने के लिए वाटर चाहिएगा, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो भी पाए गए हैं। तो इससे क्या है, जो एस्ट्रोनॉट्स है वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। अच्छी तरह से मून का जो भी आपका एटमॉस्फेयर है, जो भी उसका लिथोस्फेयर है, उसको आपका अच्छी तरीके से रिसर्च किया जा सकेगा और नए फाइंडिंग्स लिए जा सकेंगे। ओके। फिर आपके जो जियोपॉलिटिकल एडवांटेज में क्या है, स्पेस डिप्लोमेसी को और एनहांस किया जा सकेगा कि डिफरेंट नेशन के साथ हम कोलाबोरेट कर सकेंगे। ओके। फिर आपका इकोनॉमिक बेनिफिट में क्या होगा? लूनर माइनिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन स्पेस साइंस, जॉब क्रिएशन इन इंडिया स्पेस सेक्टर, ये सभी बेनिफिट्स देखे जा सकते हैं। तो आपको क्या है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। तो इसमें फिर आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी देख सकते हैं। व्हाट इज चंद्रयान 2's कंट्रीब्यूशन टू लूनर वाटर डिस्कवरी? ओके। फिर व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हीलियम 3 फाउंड ऑन द मून? तो इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, जो एकदम ही सिंपल है। फिर हाउ डज इंडिया स्पेस पॉलिसी इम्पैक्ट प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स? ओके। फिर आपका व्हाट आर द आउटर स्पेस ट्रीटी प्रोविजंस? जो भी आउटर स्पेस ट्रीटी है, ये हमने पास्ट में कवर किया था, उसमें क्या प्रोविजन है, कभी पूछे जा सकते हैं। ओके। फिर आप देख सकते हैं इसमें 2016 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। डिस्कस द स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर आइस ऑन द मून। ओके। तो ये सिंपल नेचर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो आपको सिंपली चीज़ों को प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट क्लीनिंग द यमुना। तो यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सभी रिवर्स का आप पोल्यूशन लेवल तो देख सकते हैं, डिफरेंट समय पे हम न्यूज़पेपर आर्टिकल में कवर करते हैं। तो इनको कैसे क्लीन किया जा सकता है? तो अभी ध्यान रखिएगा कि हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसका जो आर्टिकल 48A है, वो गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है कि एनवायरनमेंट का प्रिजर्वेशन करना ज़रूरी है बाय पॉलिसी इंटरवेंशन। तो उसके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट समय में डिफरेंट पॉलिसीज़ लेती आई है। ओके। जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 में लिया था, दिल्ली यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट 2024 में लिया था, यमुना एक्शन प्लान 1993 2003, गंगा एक्शन प्लान 1985। तो ये सभी प्लान लिए गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट का दायित्व है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, और वाटर क्या है, एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है, जो हाइड्रोस्फेयर है उसका। तो अभी इसमें क्या है, आपका जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, पार्ट 4A आर्टिकल 51A, उसमें पीपल को भी ये मॉरल ड्यूटी दिया गया है कि हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके रखें, एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करें। तो इसे अभी जो गवर्नमेंट स्कीम ले रही है, वो गवर्नमेंट के जो भी स्कीम है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल को लेके, उसमें सफलता जितनी प्राप्त करनी चाहिए उतनी नहीं की जा सक रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का सिर्फ अगर एफर्ट रहेगा और पीपल का एफर्ट नहीं रहेगा, पीपल उसको कंटिन्यूअसली अगर गंदा करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो वाटर पार्ट है, जो लाइफ को सस्टेन करता है, उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बाकी इसमें जो भी हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड है, वो सभी चीज़ें मेंशन की है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो ये इनिशिएटिव के बारे में प्री में पूछा जाता है, और ओवरऑल क्वेश्चन आता है वाटर प्रिजर्वेशन, वाटर पोल्यूशन के प्रिवेंशन के रिगार्डिंग। तो उसमें आपको ये डिफरेंट इनिशिएटिव्स को लिखना होगा पॉइंट वाइज। ओके। नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन भी दे दिया गया है। ओके। तो इसमें वाई हैज़ इंडिया स्ट्रगल टू क्लीन इट्स रिवर डिस्पाइट मल्टीपोल पॉलिसी इनिशिएटिव, सजेस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन? तो क्यों नहीं किया जा सक रहा है अभी तक? तो उसका आपका क्या रीज़न है फेलियर का, और क्या सोल्यूशन लिए जा सकते हैं? तो इसके रिगार्डिंग ये चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। ओके। तो ये लगभग 40-50 वर्ड के अंदर आंसर है, लेकिन इसको आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन जब करेंगे, ये 150 वर्ड तक चला जाएगा। ओके। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक अगेन बात करता है रिगार्डिंग डी रेगुलेशन। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे 23-24 ने ये मेंशन किया कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है, वो उसमें ईज़ नहीं है। उसका एक रीज़न क्या है कि ओवर रेगुलेशन है। तो डी रेगुलेशन करना होगा, और डी रेगुलेशन के बारे में क्या कर रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रही है अपने ओर से। और अभी डी रेगुलेशन में क्या है, सिर्फ सेंट्रल इनिशिएटिव से डी रेगुलेशन नहीं होगा,
ओके, क्योंकि लैंड है, लेबर है, ये सभी सब्जेक्ट में स्टेट का भी रोल रहता है। तो स्टेट को भी क्या है, अपने स्टेट में डीरेगुलेशन को इंश्योर करना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके और ईज़ ऑफ डूइंग प्रोवाइड किया जा सके। तो इसके लिए आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम लाना ज़रूरी है, फिर ई ऑक्शनिंग जैसे सिस्टम लाना ज़रूरी है, फिर लैंड लेबर कैपिटल में जो भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है उनको ईज़ करना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। और आने वाले समय में क्या है, आपको इन जनरल डीरेगुलेशन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं डीरेगुलेशन इज़ की टू इंडियाज नेक्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्कस। तो अभी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा स्ट्रक्चर, इस इकोनॉमिक ग्रोथ में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो है ही डिफरेंट, तो उसको तो टैकल कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन जो डीरेगुलेशन है उसको अभी तक जितना एनकरेजमेंट मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। तो इसीलिए डीरेगुलेशन करना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाना बहुत ज़रूरी रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने आपको डीरेगुलेशन का जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ है वो भी दिखाया है कि कॉलोनियल समय में आपके जो भी कॉलोनियल रूल्स रेगुलेशंस थी वो आपका रेस्ट्रिक्ट करती थी बिजनेस प्रैक्टिसेस को। ओके, जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सपोर्ट था डिफरेंट नेशन को, उसको डिस्करेज किया जाता था, सिर्फ इंपोर्ट को एनकरेज किया जाता था। रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट को इनकरेज किया जाता था, फिनिश प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को डिस्करेज किया जाता था। तो ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है। फिर जब 1947 से 1991 तक हमारा इकोनॉमी प्लान्ड इकोनॉमी था जिसमें चीज़ों को सेंट्रलाइज़ किया गया था, सेंट्रलाइज डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए थे, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था। इसकी वजह से क्या है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर नहीं किया जा सक रहा था। इसी के लिए हमारे क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया 90 के दशक में। तभी 1991 में क्या किया गया, एलपीजी रिफॉर्म्स लिए गए। लेकिन अभी एलपीजी रिफॉर्म जब लिया गया 1991 के बाद, उसके बाद आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख सकते हैं, लेकिन अभी भी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने ज़रूरी है। और वो रिफॉर्म्स क्या है, डीरेगुलेशन, क्योंकि अभी भी ओवर रेगुलेशन है। ऑल्दो लिबरलाइजेशन किया गया है, प्राइवेटाइजेशन किया गया है, लेकिन उस लिबरलाइजेशन में आपका और भी जो आपका सेक्टर्स बाकी रह गया है, लैंड लेबर, इसमें जो भी आपके रिफॉर्म्स करने हैं वो करना ज़रूरी रहेगा फॉर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो ये बात करता है कि फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। ओके, तो आज के समय में मॉडर्न टेक्निक्स है जिसके तहत फूड को प्रिजर्व किया जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, ओके, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अभी जो रेफ्रिजरेटर है या फिर जो भी कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे क्या होता है, आपका ग्रीन हाउस गैस जैसे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सभी आपके इमिशन होते हैं। और ये क्या करते हैं, आपका हमारा जो ओजोन लेयर है उसमें आपका होल में इसका इन सभी केमिकल्स का बहुत बड़ा रोल है। तो अभी 21st सेंचुरी में क्लाइमेट को लेके बहुत सारा कंसर्न है और जो रेफ्रिजरेशन गैसेस है उसको लेके बहुत सारा कंसर्न है। तो कैसे हम इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, इसका क्या अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और इसी में आपका ये भी दिया गया है कि हिस्ट्री में अगर हम देखें तो कैसे फूड को प्रिजर्व किया जाता था, कैसे फूड सिक्योरिटी को आपका इन्हेंस किया जाता था। जैसे चीज़ों को अचार में कन्वर्ट कर दिया जाता था, जैसे दूध है उसको बचाने के लिए फर्मेंट करके दही में कन्वर्ट कर दिया जाता था, और चीज़ों में सॉल्ट डाल के उनको प्रिजर्व किया जाता था, ड्राई कर दिया जाता था, जैसे ड्राई फिश, ड्राई मीट। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद कैसे आर्टिफिशियल रिफ्रिजरेटर का इस्तेमाल होने लगा टू प्रिजर्व आवर फूड प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये सभी चीज़ें कैसे क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रही है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इन जनरल आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर जब भी क्वेश्चन फेस करेंगे तो पासिंग रेफरेंस में इन चीज़ों को लिख सकते हैं। ओके, बाकी इसमें मेंशन कर दिया गया है। ये एक मॉडल क्वेश्चन, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, कोई क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्या, लेकिन फिर भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पासिंग रेफरेंस में लिख पाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं ना, उसका ऐसा नहीं है कि वो इस्तेमाल में नहीं लगेगा। डायरेक्ट इस्तेमाल उसका नहीं हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट इस्तेमाल उसका रहता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल बात करता है इंडिया और नॉर्वे के रिलेशन के बारे में, कि जो इंडिया और नॉर्वे का रिलेशन है उसका अर्लियर डिप्लोमेटिक टाइज कैसा रहा है 1952 में, 2019 में, 2022, 23, 24। तो पहले तो इतना रिलेशन हमारा जो था डिप्लोमेटिकली
कनेक्शन तो था कोल्ड वार के समय, लेकिन 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन कर दिया गया तब से कंटिन्यूसली रिलेशन में इम्प्रूवमेंट देखा जा सक रहा है। ओके, तो इन फ्यूचर क्या है, इंडिया नॉर्वे के रिलेशन के ऊपर भी पूछा जा सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन इसमें मेंशन किया गया है। ओके, और बाकी जो भी ट्रेड एग्रीमेंट डीलिंग है ये आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ओके, अभी नॉर्वे के रिगार्डिंग सीधा रिलेशन नहीं भी आए तो क्या है, आप अलग चीज़ें इससे समझ सकते हैं। जैसे आप डिफरेंट क्या है टेम्पलेट इससे उठा सकते हैं रिलेशन, अलग देशों के साथ रिलेशन को बताने के लिए कि हम अलग देशों के साथ भी क्या है रिन्यूएबल एनर्जी जैसे हाइड्रो पावर, सोलर, ब्लू इकोनॉमी में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या है ये टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, पॉइंट्स मिल जाएगा। ओके, और एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि इंडिया नॉर्वे का रिलेशन पूछा जा सकता है। ओके, और बाकी इसको आपको लगता है कोई किसी को लगता है कि ये तो शायद नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, अगर नहीं भी पूछा जाता है तो इससे आपको बेनिफिट क्या है, डिफरेंट टेम्पलेट हासिल होंगे इंडिया यूएस का रिलेशन लिखने के लिए, इंडिया यूरोपियन यूनियन का रिलेशन लिखने के लिए, क्योंकि इसमें यूरोपियन यूनियन का एंगल और नेटो का एंगल भी दिखाया गया है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो वुमेन का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो इंडिया में बहुत ही ग्रीम है, तो उसको सुधारने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स लिए गए हैं। पहला बात तो ये है कि इंडिया में वुमेन का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम क्यों है, बिकॉज ऑफ सोशियो कल्चरल नॉर्म्स, बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की। ओके, तो वुमेन को क्या है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो छोड़िए, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन या फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेशन में भी क्या किया जाता है, आपका रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। तो इन चीज़ों को कैसे हटाना है, फिर आपका गवर्नमेंट ने कौन से रिफॉर्म्स लिए हैं, तो ये देखना ज़रूरी है। तो इसमें आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके आज तक का चीज़ें बताया गया है। अभी देखिए, आपको हम लोग कोई भी टॉपिक कैसे समझाते हैं, उसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, उसका सोशल एस्पेक्ट, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उसका साइंस एंड टेक का एस्पेक्ट, उसका डिजास्टर मैनेजमेंट का एस्पेक्ट, उसका सिक्योरिटी का एस्पेक्ट क्यों समझाते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में ये सर्टेन नहीं हो सकता है कि वुमेन का जो थीम है, वुमेन जो थीम है वो कहाँ पूछा जाएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। इसीलिए आपको चीज़ें क्या करनी है, पूरे हॉलिस्टिकली कवर करनी है। तो इसमें आपका देख सकते हैं कि हमने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से स्टार्ट किया है टॉपिक को, जिसमें आपका राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जी, तो इन्होंने क्या इनिशिएटिव्स लिए थे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इसी के साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती जी, तो इन्होंने क्या स्टेप्स लिए थे, गांधी जी ने क्या स्टेप्स लिया था, तो ये जानना ज़रूरी रहता है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल के समय वुमेन ने कैसा रोल प्ले किया था, तो वुमेन का रोल फ्रीडम स्ट्रगल में कैसा रहा, वैसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसमें सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा असफ अली, इन प्रोमिनेंट जो पर्सनालिटी है इनके बारे में हमें जानना ज़रूरी रहता है। तो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से क्या है, इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, फिर कौन से लीगल मेजर्स लिए गए हैं वो भी ज़रूरी होता है, जैसे 73rd 74th अमेंडमेंट है, फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इनके बारे में जानना, फिर इनमें भी कौन कौन सी लेक्यूनस है वो भी जाननी ज़रूरी रहती है। क्योंकि सीधा सीधी कभी क्या है, आपको 73rd का जो भी रिफॉर्म है, जबकि 33% रिजर्वेशन इंश्योर किया गया, फिर भी अभी जैसे पंचायत पति का जो कंसेप्ट दिख रहा है वो भी आप देख सकते हैं। ओके, फिर सोशियो कल्चरल बैरियर्स है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वुमेन का। तो अभी अगर कोई इंसान इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है तो क्या हो जाता है, सोशली पॉलिटिकली भी वो डिपेंडेंट रह जाता है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस बहुत कम है, तो इन चीज़ों को कैसे बढ़ाना होगा वो देखना ज़रूरी रहता है। ओके, बाकी इसमें आपका थोड़ा सा डेटा भी इसमें दिया गया है, जिससे आपको क्या है एक अच्छा अंदाज़ा लग जाएगा कि वुमेन कितना लैग कर रही है। बाकी ये डेटास में आप लोकसभा में 14% वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, राज्यसभा में 14, स्टेट असेंबली में 8 to 10%। तो आप देख सकते हैं कितना ग्रीम सिचुएशन है। लेकिन पंचायती राज में ओवरऑल ठीक है, 46% है अबाउट। तो ये थोड़ा इनकरेजिंग डेटा है। फिर भी इसमें क्या है, पंचायत पति का सिंड्रोम जो है वो देखा जाता है, तो उसको भी टेकल करना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें ग्लोबल कंपैरिजन भी दिया गया है ताकि आप आंसर में एक हॉलिस्टिसिटी दे सके। तो इंडिया में 14% रिजर्वेशन है, 14% वुमेन पार्लियामेंटेरियंस है।
ठीक है। जबकि 33% रिजर्वेशन इंश्योर किया गया है, लेकिन अभी भी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। नॉर्वे में 48% है। बांग्लादेश में देखिए आप, हमसे ज़्यादा है 21%। रवांडा में क्या है, हमसे ज़्यादा है 61% है। ये पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। ओके, तो इनको ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है, और आज तक का मैंने आपको अपडेट भी कर दिया है। और ध्यान रखिएगा, आप बहुत बड़ा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें आपको क्या है, अच्छी पोस्ट मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो इतने बड़े पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना ही होगा। ओके, छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ के आप इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या करना है, बड़े बड़े टॉपिक्स, जो भी टॉपिक है उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के इस तरह से हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग लेना ज़रूरी रहेगा, ताकि आपका प्री मेंस इंटरव्यू क्लियर हो जाए और एक आप बेहतरीन ऑफिसर बन सके विथ प्रॉपर नॉलेज। ओके, तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे कल के न्यूज़ पेपर एनालिसिस के साथ। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए अलविदा।